लिया, और ये याद देख लिया कि इसके पापा खेत में काम करते थे और ये आईएएस बन गए तो मैं भी बन सकता हूँ। वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ये नहीं जाने कि वो ठीक है उसके पापा खेत में काम करते थे, गरीब थे, छप्पर में रहते थे, लेकिन उस स्टूडेंट की मेंटल स्टेटस कैसा था, उसका हो सकता घर में ऐसा कोई नहीं रहा, लेकिन एक फ्रेंड अच्छा रहा होगा। कोई दोस्त वगैरह अभी आपका वैसा है जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, और जब मैं कभी आपके अंदर मलाल है? मुझे थोड़ी भी मलाल नहीं, थोड़ा भी नहीं। जिस दिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल में देखा और मैं बैठ के वेट कर रहा था, 11 बजे का टाइम था, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। अगर मैं फ्रेशर होता कॉलेज करके और किसी सीनियर को यूट्यूब पे किसी टॉपर को देख करके मेरे मन के अंदर बहुत चंचल चाह जाती कि मैं भी जल्दी और पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि अभी बच्चों के अंदर एक रहता है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है, टीना दावी के बाद से ट्रेंड चल चुका है। मैं सर बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि मैंने कोचिंग नहीं लिया और मेरा 2 बार 3 बार में अटेम्प्ट क्लियर हुआ। तो सर आपको लगता है कि अगर हम कोचिंग नहीं लेते तो हम मेंटरशिप के सहारे हमारा यूपीएससी एग्जाम निकल सकता है? जी जी। कितना सही मानते हैं इस बात को? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आज पॉडकास्ट की सीरीज में एक मेंटर है रियासत अली सर, जिनसे डिटेल बात करेंगे हिंदी माध्यम के रिजल्ट के ऊपर, हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट है उनकी मनोदशा के ऊपर। इंग्लिश मीडियम के अगर आप हो तो उनके लिए भी कंप्लीट रोड मैप, अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह और आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो यूपीएससी के एग्जाम को। मैंने कमेंट पढ़े, जेन्युइन टॉपिक्स हैं, उन पर डिटेल बात करेंगे सर से, मेंटरशिप के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, डिप्रेशन जो हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट के ऊपर, यूपीएससी में जो लोग कह रहे हैं कि क्या यूपीएससी भेदभाव कर रही है, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सर सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताएं कि ये मेंटरशिप का प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, ये मेरा बहुत पुराना हिस्ट्री है। 2011 से जी मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ सिविल सर्विसेज में, पढ़ना पढ़ाना, मेंटरिंग, और वो इंटेंशनली नहीं हुआ था। मैं एमबीए कंप्लीट किया और एक एजुकेशन सेक्टर की कंपनी गई और उन्होंने मुझे हायर किया, और हायर करते समय उस समय सिविल सर्विसेज एग्जाम में पहली बार एप्टीट्यूड आया था, नोटिफिकेशन आ गया था, तो काफ़ी हाई तबाह मचा हुआ था कि सीसेट आएगा, कैट लेवल का आएगा, कैसा आएगा, लोगों को पता नहीं था, राइट ना। तो कंपनी गई मेरे कॉलेज, एमबीए कॉलेज में, और उन्होंने हायर किया। फिर हायर करते करते उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे भैया लोग, मैं उन लोग के साथ में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के साथ ही ग्रो किया था, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो मैंने बताया कि हाँ मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है, एंड एग्जाम वगैरह ऐसे हो, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और सीधे मेरी डे 1 से मेरा जॉब जो चालू हुआ, वर्किंग स्टार्ट, वो सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट से हुआ। करियर लॉन्चर पहले अपने बहुत बड़ी हुआ करती थी, और लोग सिविल सर्विसेज में 2011 से आए थे, तो पहले टीम का इनिशियल मेंबर आई वॉज देयर। एंड वहाँ से वो पहली मेरे डे 1 जो मेरा पहला जॉब था वो वाजीराम के गेट से चालू हुआ। उन्होंने मार्केट रिसर्च करने के लिए मुझे भेजा था, क्योंकि मैं एमबीए गाइड था। कि बहुत सारे पहले तो ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग भी करते हैं। मैंने जहाँ तक मुखर्जी नगर, करोल बाग में देखा, कोचिंग करने के बाद भी मेंटरशिप ज्वाइन कर रहे हैं। जी। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेंटरशिप चलानी चाहिए मुझे? देखिए, मेंटरशिप चलाने की बात नहीं है, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेंटरशिप का आइडिया ही मैंने डेवलप किया है 2019 तक, 2018 तक। 2018 का मैं लास्ट में लिख रहा था मैं, और उस समय मैं वाजीराम के सामने एक, करोल बाग में वाजीराम के सामने एक लाइब्रेरी खुला था नया, नाम नहीं लूंगा अननेसेसरी, तो वहाँ मैं बैठता था, और लास्ट अटेम्प्ट में यही था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे हर बच्चों का आजकल डिप्रेशन आप होता है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मम्मी पापा का उम्मीद नहीं पूरा होगा, या मेरा ड्रीम नहीं पूरा होगा, जॉबलेस हो जाऊंगा। तो मेरे माइंड में डर था। लेकिन हमारे 2011-12 में एक टीम मेंबर, सीनियर में टीम मेंबर हुआ करते थे, आज सोशियोलॉजी के वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब वन ऑफ द काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी हैं, काफ़ी उनका बढ़िया नाम है, और वो पढ़ाते। उन्होंने बुलाया जब मेरा मेन एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट नहीं आया, तो 2 दिन बाद ही मेरे पास फोन आया कि रियासत जी आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि सर यहाँ पे। उन्होंने बोला कि आइए, एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे माइंड में, एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना है। उन्होंने आइडिया दिया था, थोड़ा सा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो जब वो मेरे को नाम मिला, मैं 2 महीने तक उसे थिंकिंग करते 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 आया, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि आजकल जो 2013-14 के बाद से देखोगे ना आप, सोशल मीडिया का रिवोल्यूशन, जियो का फ्री में मिलना, आउटरीच, गांव तक इंटरनेट पहुंचना, मोबाइल की इस स्मार्टफोन की अफोर्डेबिलिटी बढ़ना, इसने रिवोल्यूशन ला दिया यूपीएससी की प्रिपरेशन इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वहां से मेरे को आया कि मैं, और जब मैं मेंस लिख रहा था तो मैं बाहर जब निकलता था मैं, तो वाजीराम की 2-3 कोचिंग में जब क्लास छूटती थी, पूरा रोड भर जाता था। और उस समय मेरे तब तक 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मुझे रियलाइज हुआ, उस समय 2 सेगमेंट थे यूपीएससी एस्पिरेंट के। एक जो स्टूडेंट हुआ जो दिल्ली नहीं आ सकता था,
उसको आउटरीच की कमी थी, इंफॉर्मेशन की कमी थी, एक्सेसिबिलिटी की कमी थी, कोई अच्छा मेंटर की कमी थी। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा सेगमेंट जो दिल्ली आ जाता है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, एक ऐसा देश का यूथ है जो बनना चाहता है, एस्पिरेशन है, तो एक ऐसा कोर्स डेवलप किया जाए जिसमें हमेशा एक मेंटर अवेलेबल रहे, चाहे बच्चा दिल्ली में हो, चाहे मेरे घर के ऑफिस के बगल में रहता हो, चाहे गांव के एकदम वो यूपी बिहार या कहीं केरला के एकदम कॉर्नर में हो और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। देन मेंटरशिप डेवलप किया हम लोगों ने और वहां से मेंटरशिप डेवलप किया। और डेट मुझे याद है 14 जून 2019 को पहली बार मैंने ओल्ड राजनगर में मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। पेपर निकाला था, मेरा ही एड मैंने डिजाइन करके निकाला था और वहीं से ग्रेजुएट जब शुरू किया, जब 2-3 साल उसी से मैं हुआ क्या कि 2020 में कोरोना आ गया। तो वो ऐसा लॉन्च, इसको स्टार्टिंग का ऐसा था और लगा कि ये आउटरीच के लिए डेवलप किया गया था और लगा कि जो स्टार्ट किया मैंने और कोरोना हैपन, लग रहा कुछ उसके पहले तैयारी चल रही थी क्या, कोऑर्डिनेशन था क्या कि एक मेंटरशिप की जरूरत है। उस समय जब 2-3 महीने में काफी कोचिंगों ने इसको इस मॉडल को अडॉप्ट किया और उसका 2021-22 तक आने तक काफी अच्छा आउटकम आया और उसको फिर ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ पूरे देश में एक मॉडल बन चुका। मेंटरशिप का बहुत बड़ा मतलब एक रोल मॉडल बन गया। यूपीएससी की तैयारी मतलब एक गुड मेंटर की रिक्वायरमेंट है और वहां से मेरा थॉट था कि आउटरीच किया जाए, देश के कोने कोने तक पहुंचा जाए। एक मेंटरशिप एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है जहां पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है। यूट्यूब के आने से इन्फॉर्मेशन बहुत तो ज्यादा आ गए, अवेलेबिलिटी तो हो गई इन्फॉर्मेशन की, बट एक्सेस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हो गया, जो ओशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया ना, वो स्टूडेंट के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और 2013-14 के बाद देखो ना, टॉपर्स व्यूज आने चालू हो गए यूट्यूब पे। एक टॉपर बोलता है ऐसे कर लो, दूसरा का टॉपर बोलता है ऐसे कर लो, तीसरा का टॉपर बोलता है ऐसे कर लो, चौथा। तो इसको भी लगता है किस टॉपर की बात माने, किस, और फिर क्लासेस भी आने लगी फ्री में, फ्री क्लासेस, तो किसकी बात माने, कौन अच्छा कौन बुरा, क्या पढ़े, इतना ज्यादा हो गया ना कि पहले जो नहीं था 2000 तक, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस 3-4 तक, वो इतना ज्यादा हो गया कि उसमें स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज। और वहां से एक मेरे माइंड में आया था, एक्चुअली वो नाम दिया था सर ने, सोशोलॉजी वाले सर ने, विकास रंजन सर, हमारे काफी बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हमारे, उन्होंने नाम दिया था। और ग्रेजुअली इसको मैं 2 साल में डेवलप करके आज की डेट में जो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने डेवलप किया ये होलिस्टिक है। पहले जो मेंटरशिप डेवलप किया था वो पीवाईक्यू बेस्ड था। मैं सर बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि मैंने कोचिंग नहीं लिया और मेरा 2 बार 3 बार में अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। हाँ। तो सर आपको लगता है कि अगर हम कोचिंग नहीं लेते हैं, राइट, तो हम मेंटरशिप के सहारे हमारा यूपीएससी एग्जाम निकल सकता है? जी जी। कितना सही मानते हैं इस बात को? इसमें थोड़ा सा मतलब इसको 2-3 आंसर होंगे, एक बार में आंसर नहीं निकलेगा। एक स्टूडेंट का सेगमेंट वो है जिसने खुद ही अपना बेसिक पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया और थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ लिया। कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके सिस्टमेटिक पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, अननेसेसरी पढ़ाई करते रहते हैं जो रिलेवेंट पढ़ाई नहीं होती। तो वो सेगमेंट का स्टूडेंट जो थोड़ा समझदार है, उसकी कॉलेज और स्कूलिंग अच्छी हुई है, सिंसियर है और सेल्फ स्टडी कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, बेसिक किताबें थोड़ा पढ़ लिया है, तो वो मेंटरशिप में आ सकता है। एक सेगमेंट ये होता है बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, बस कॉलेज किया और सर आई वांट टू प्रिपेयर, मैं सर या मैं हिंदी मीडियम की मैं तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैंने इस साल से, लास्ट ईयर से मैंने एक फाउंडेशन मेंटरशिप चालू किया। वो स्टूडेंट आएगा और आप जानते हो कि सारे टॉपर भी कहते हैं और ये सच बात है कि आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तो उस कोर्स को मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कराता हूँ, फिर यूपीएससी का फाउंडेशन कराता हूँ सिस्टमेटिक मैनर में, और ये इंश्योर करते हुए कि क्वालिटी डिलीवरी हो, स्टूडेंट को समझ में आए। और इस दौरान स्टूडेंट को जो भी दिक्कत आ रही है, सर ये पढ़ें वो पढ़ें, इनिशियल में जो स्टूडेंट होते हैं, पहला 6-8 महीना होता है, 1 साल जब होता है ना, तो उनके मन में बहुत वो चंचलता होता है, ये भी पढ़ लें सर, वो भी कर लें, वहाँ उस कोचिंग में स्टॉपर नहीं बताया, पीवाईक्यू देख लें, तो उनको ये सब मेंटरशिप से क्या होता है, भटकाव कम होता है, टू द पॉइंट पढ़ते हैं। ये वैसे ही जैसे आपको कहीं जाना हो, दूर जाना हो, अननोन सफर में जाना हो और आपको जीपीएस आपके पास है, तो आप डायरेक्ट जीपीएस बोलता है कि आपको यहाँ जाने के लिए 500 मीटर के बाद यहाँ मुड़ना है, फिर 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, फिर आपको राइट लेना है, तो वो काम हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका समय बच जाता है और डेडिकेटेड आपकी तैयारी, बेसिक फंडामेंटल तैयार होता है। देन मैं थर्ड स्टेज लेके जाता हूँ, वहाँ पे उसका नाम है एडवांस मेंटरशिप। वहाँ पे मैं पीवाईक्यू एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस कराना, सिलेबस को और अच्छे से डिकोड करवा के जो आपको बेसिक पढ़ाया उसका और वैल्यू एडिशन करके, करंट अफेयर से क्लब करके आप अच्छा नोट्स बनाते हैं, मेरे से वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ सर ये मेरा सही है कि नहीं, ट्रेंड सही है कि नहीं, टॉपर्स नोट के साथ सही है कि नहीं, टॉपर कॉपी के साथ सही से बना है कि नहीं, बना करके और फिर आप आते हैं तो आपको बेसिक हो गया, सिस्टमेटिक मैनर में हुआ, टाइम कम हुआ, आपका रिसोर्स बचा, टाइम मतलब 2 साल नहीं लगा, 3 साल नहीं लगा, एक सिस्टमेटिक 10-11 महीने में जो नॉर्मल टाइम है उसमें हो गया। एंड देन फिर आप आते हो, फिर वहीं पे आंसर राइटिंग करवाना, रिवीजन करवाना, आपकी पढ़ाई को अपग्रेड करवाना, ठीक है, होलिस्टिक तैयारी करवाना, प्रीलिम्स का मेन, एंड देन आपको फिर वही आंसर राइटिंग कराना, फिर आंसर राइटिंग में आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करवाना। आपके आंसर राइटिंग लिखने के लिए नहीं लिखना है, आपको आंसर राइटिंग करना गुड मार्क्स करने के लिए, एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपका 14-15 साल का सर जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप ये बताएं
कि आज अगर आपका इस बार पहला अटेम्प्ट अगर आपका होता, क्योंकि आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को मेंटरशिप दिया है, जी जी जी, इस टाइम अगर आपका पहला अटेम्प्ट होता तो रियासत सर क्या करते, कैसे देखते यूपीएससी के सिलेबस को, जर्नी को, उसके माइंड फ्रेम क्या रहता आपका? इसके 2 तरह के आंसर दूंगा, तब आंसर कंप्लीट होगा। बताएं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप मेरे से। अगर मैं फ्रेशर होता कॉलेज करके और किसी सीनियर को यूट्यूब पे किसी टॉपर को देख करके मेरे मन में के अंदर बहुत मचंचल चाह जाती कि मैं भी जल्दी और पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि अभी बच्चों के अंदर ये रहता है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि ट्रेंड चल चुका है, टीना दाबी के बाद से ट्रेंड चल चुका है। तो मैं सीधे क्या करता, मुझे अपना टाइम, अगर मेरे पास वो अकल होती तो, शुरू में उतना अकल होता नहीं, बहुत अब बच्चों के अंदर होने लगे, इसीलिए ये क्वेश्चन उनको रिलेट करता है। हाँ, कि शुरू में बच्चे पहले 2 साल तो भटकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में चले गए या ज्ञान बांटने, काफी मतलब बुराई नहीं कर सकता मैं, ज्ञान बांट ज्यादा हो रहा है लेकिन पढ़ाई वाला काम कम हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें बहुत यूट्यूब पे आके प्रमोशन के लिए बहुत हो रहा है, लेकिन रियल डिलीवरी वाला जो काम है ना, जो बच्चों को कम टाइम में उनका एनर्जी बता कर जो ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करने वाली बातें कम होती। तो मैं अगर होता, आज की इतनी मेरी समझदारी होती, मुझे पता है कि एक फाउंडेशन टाइप का मेंटर, एक मेरा कोई ऐसा मेंटर हो जो एक्सपीरियंस हो, वो भले यूपीएससी क्रैक किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन डेडिकेटेड ऑनेस्टली से मेंटरशिप करे, तो मैं ऐसे एक मेंटर ढूंढता और उनके पास चले जाता। और ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये तो बात बिल्कुल सच है कि एक ऐसा मेंटर ढूंढ करके आप उसको उसकी बातों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, या उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर उसके पिछले दिनों में काफी यूपीएससी के एस्पिरेंट को क्रैक करवाया है, जेन्युइनली से देख लीजिए और करके ट्रस्ट करके उनकी बातों को फॉलो करिए, द्रोणाचार्य मान करके उस पर अपना कामयाबी हासिल करिए। तो मैं होता तो किसी एक अच्छे मेंटर को ढूंढता, उनका रिकॉर्ड चेक करता, 10 लोगों से वेरीफाई करता, और वेरीफाई करने के बाद उनको ज्वाइन करके एनसीईआरटी जैसे जो कोर्स कर लेते उनको सीधा से फॉलो करता। दूसरा का आंसर है कि अगर मैं पहले से कहीं पढ़ रखा होता लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुआ, बेसिक कर लिया और मैं अपने फाउंडेशन कोर्स से बहुत ज्यादा सर्टिफाइड ना हूं, या मुझे लग रहा कि याद आ गया लेकिन अब कंपटीशन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंपीट करूंगा, अब आगे का रास्ता, फाउंडेशन कर लिया, किताबें या सेल्फ से किताबें पढ़ लिया है, अब क्या करूं, तो मैं मेंटर ढूंढता जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ओनली मेंटरशिप के थ्रू मेरा जो सारा मटेरियल सही करवा दें, मेरी पढ़ाई को रिवाइज करवा के अच्छे से कंप्रेहेंसिव करा दें, टू द पॉइंट करवा दें, यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से करवा दें, पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर से क्लब हो जाए, एक बेहतरीन मेरी पढ़ाई हो जाए, बेहतरीन नोट्स के साथ हो जाए, एंड देन आंसर राइटिंग करवा करके, तो एक ऐसा मेंटर ढूंढता मैं, उसके लिए भी मेंटर ढूंढता। और आज के डेट में इतना जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ओशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इसमें जो बहकाव है, उससे बचने के लिए मैं ये दोनों काम करता हूं। आपने पूरा फोकस किया कि अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे होते तो आपको मेंटरशिप एक गाइड लेते हैं। आज के डेट में मैं अपने प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई ये है, मैं इस बात से बिल्कुल क्षमा चाहूंगा, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे किसी भी कोचिंग में देख लीजिए, एक रोल प्ले कर रहा है, टाइम बच रहा है, बट ये मेंटर ऑनेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मेरा सुबह, आप बच्चों से मेरे पता कर लीजिएगा, सुबह 6, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे 12 बजे से कॉल नहीं आना चाहिए, व्हाट्सअप कर दूं, मैं 12 बजे एक बार रिप्लाई कर दूंगा, सुबह मैं 5 से 6 घंटे, कभी 4 घंटे पढ़ पाता हूँ, लेकिन मैं सुबह पहले पढ़ता हूँ, डेली अपडेट रहता हूँ, क्योंकि जब तक अपडेट नहीं करेंगे ना, आपका जो पिछले साल, लास्ट 2-3 साल में जो भी आप मेंस देखे हैं, मेंटर से चालू किया, कोई भी एनी टीचर मेंटर, तो आप वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, 1-2 साल तक चलेगा, उसके बाद ना आपको खुद अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के आपके पास बच्चे आते हैं? जी, हम तो दोनों प्रोग्राम का। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, रिजल्ट क्यों इतना गिर रहा है हिंदी माध्यम का? क्या कंटेंट गैप आ रहा है, या फिर फाउंडेशन ही उनका गड़बड़ हो रहा है, या फिर एग्जाम की डिमांड टेम्परामेंट को नहीं समझ पा रहे, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर मेरे इस बात को लेकर कोई मेरे मुंह से निकल जाए, लेकिन डेटा बिल्कुल मैं फैक्ट बात बोलूंगा, एक जो पॉलिसी लेवल पे हिंदी मीडियम की जो स्कूलिंग है, मैं खुद शुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, शुद्ध इंग्लिश मेरे अभी सुनोगे तब 4 जगह मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगा, हो सकता है इस जो मैंने बोला इसमें गलती रहो, राइट ना, मेरा नाम ही से गलत लिखा हुआ है हाई स्कूल के मार्कशीट में, इस लायक था मेरा इंग्लिश उस जमाने में। तो एक हमारा जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और हिंदी बिल्ड में जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, अभी तक इस पेस के साथ जो हमारा डेवलपमेंट हुआ 90s के बाद से, जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप नहीं हुआ, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं भोग रहे हैं, उनके सामने आ रहा है, और जब आते हैं 12th ग्रेजुएशन करके, तो वो उनको चैलेंज आता है जो मुझे आता। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी मुझे पता ही नहीं था एनसीईआरटी क्या होता है। जब मेरे हायरिंग हो गई एमबीए करने के बाद, तब मैं पहली बार एनसीईआरटी, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा 10 रातों के अंदर, पहले शुरू में ग्लांस किया, फिर बाद में 6-8 महीना पढ़ाई किया कि मुझे मेंटरिंग करना, मुझे ही एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मुझे लाइन बाय लाइन नहीं पता रहेगा, मैं मेंटरिंग क्या करूंगा। पहला जो परेशानी है, एजुकेशन सिस्टम हिंदी माध्यम में अभी भी उस लेवल पर नहीं जा पाया, जिस लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया, और जिस लेवल में देश में
ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं है। उसमें अब मैं किसका ब्लेम है, किसी कमी है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट लेवल पे चाहे जिस लेवल पर, राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर सिर्फ अब मान लो मैं पास हूँ, मैं लेता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट, अब मैं आगे यूपीएससी मुखर्जी नगर आ गया या कहीं भी से तैयारी कर रहा हूँ। आज से 4-5 साल पहले हिंदी मीडियम बच्चों के साथ रियली सप्लाई साइड का प्रॉब्लम था, अच्छे कंटेंट नहीं थे, जो कंटेंट थे उसमें प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने कर दिया है, लेकिन जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ तो अब राइट गाइडलाइन की कमी पड़ रही है। मेंटर तो बहुत आ गए देश के अंदर, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल के मेंटरशिप बहुत आगे, हर पत्ते पत्ते पे आ गया है, बट एक राइट मेंटर विथ राइट इंटेंशन एंड वो एक मेंटर ना अपने स्टूडेंट के अंदर वो स्किल डेवलप कर पाए। एक पढ़ाने का, पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव स्किल बिल्डअप करना है, एग्जाम को कंपीट कैसे करें। जैसे आप बोलते हैं ना बीटेक के बच्चे बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको कहां से बिल्डअप किया था, वो अपने 4 साल का कोर्स करिकुलम में कॉम्पिटिटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शॉर्टकट में, वो अपने आप उनका कोर्स ऐसा परवरिश होता है 4 सालों में कि वो बिल्डअप कर जाते हैं। बट ये हम जो मैं आया एक सिंपल बीए करके आया, मेरे अंदर नहीं, मैं तो वही ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, ट्रेडिशन को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो थॉट है, जो सोशल इश्यूज है, उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं दोनों दौर से गुजरा हूँ। मैं टेक्निकल वाले पढ़ाई भी किया हूँ, बीएससी भी किया हूँ, और मेरा सोशल वाले बैकग्राउंड में उन्हीं लोगों के साथ ग्रो भी किया हूँ, राइट। तो मेरे साथ दोनों कॉम्बिनेशन है। तो हिंदी मीडियम के साथ जो अभी था प्रॉब्लम स्टिल ये है कि एक राइट गाइडलाइन की प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा वो बच्चे जरूर, मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है मैं गलत हूँ, वो जरूर लैग कर जाते हैं कम्पीट करने में, वो टेक्निकलिटीज डेवलप करने में समय लगता है। लेकिन उनको ऐसे मौके पे, मैं एक फैक्ट के साथ दूंगा, ऐसे मौके पे अच्छा मेंटर मिले ना तो वो बच्चे कर सकते हैं। वजह यह है कि पहली बार 2021-22 में हमारे पास कुछ 2, 4, 10, 20 हिंदी माध्यम के छात्र आए, उसमें से उस बच्चे का हम नाम नहीं लेंगे, नए लोग बोल सोचेंगे प्रमोशन कर रहा हूँ, हिंदी माध्यम से आया, और मुझे लगता है पहला 10 आंसर मेरे पास ही लिखा, बेसिक प्रीलिम्स पढ़ लिया था उसने, इधर उधर से करके प्रीलिम्स निकाल लिया, और अगले दिन ही मुझे बोल रहा सर मैं ये हूँ और मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मुझे ये करना है। उसको मैंने मेहनत कराया, उस बच्चे ने 3 महीने के अंदर इतना अच्छा मेहनत किया, लगा कि उसी साल उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी ने किसी वजह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रोक दिया, और अगले साल वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे साथ मेरे मेंटरशिप में रह करके साल भर पढ़ाई किया, और पहले ही बार में आईपीएस स्टूडेंट बना 2023 के रिजल्ट में। 22 में आया तो 23 में उसका आया। दूसरा, इस साल फिर जब थोड़े बच्चे बढ़े मेरे पास हिंदी माध्यम के, तो उनको राइट, मैं अपनी नहीं लेता हूँ, मैं उसकी, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ बहुत बड़ा मेंटर हूँ, लेकिन जब इंटेंशनली पूरी शिद्दत से किया, तो इस साल हमारे, पिछली बार एक इंटरव्यू बच्चे ने दिया और एक ही सिलेक्ट होकर आईपीएस बन गया। इस बार हमारे पास फिल्टर होते होते 2 बच्चों ने हिंदी मीडियम का इंटरव्यू दिया, और दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे। मुझे यम्मी था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो बच्चे एटलीस्ट 1 जरूर हो जाएगा, बट इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन। इंटरव्यू दोनों तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं। इंग्लिश मीडियम में भी काफी ऐसे बच्चे हैं कॉन्वेंट से पढ़े, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े पढ़ के आए, लेकिन उनका माइंडसेट दिखता नहीं, राइट। तो हिंदी माध्यम के साथ जो बच्चों के साथ अभी जो दिक्कत है, एक जो बैकग्राउंड का तो है इशू है, लेकिन अभी ना राइट मेंटरशिप और राइट कोर्स करिकुलम मिले, और उनको जो डायनेमिज्म चल रहा है, टेक सेविज्म जो चल रहा है चीजें, अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, हैंड टू हैंड कर दिया जाए, तो हिंदी वाला स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करने के, हार्डवर्क करने के रेडी रहता है बनिस्बत इंग्लिश वाले या बीटेक वाले। बीटेक वाले उतना नहीं बैठ पाते, उतना हार्ड करने वाले उनकी क्षमताएं छोड़ देंगे, 2 अटेम्प्ट में बोल देंगे मेरे से नहीं होता। लेकिन हिंदी वाला बोलेगा सर आप जहां तक कहोगे मैं वहां तक जाऊंगा, जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, अब मैं बस मेरे को क्रैक करवा दीजिए, मुझे सही गाइडलाइन दीजिए, मेरी स्किल बढ़ा दीजिए, वो ये कहता है। आपको लगता है सर कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे स्पीड कम हो जाती है हिंदी माध्यम की, क्योंकि मात्राएं, राइट। अगर मैं भी अपना नाम लिखूं ना, मेरा नाम रियासत अली है, आप देखोगे मेरे नाम हिंदी में लिखूंगा तो मेरे को 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, और रियासत में REY खट से हो गया, तो क्योंकि कुछ मात्राएं फुलफिल कैसे किया जाए। ये मैं पहली बार, मेरा स्टूडेंट जब ऐसे में टाइम ज्यादा लेता था ना, मैं अपने जो आईपीएस बनाया उसको मैं बोला था, उसने बाद में जब सिलेक्शन होने के बाद इधर यूट्यूब पे देखा, कहीं एक 2 जगह बोला है, मैं बोलता था कि आपको टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं हिंदी आंसर राइटिंग पहले बहुत कम कराता था, सब मेरा इंग्लिश में ही कोचिंग डेवलप हुआ सब कुछ। तो जब पहली बार उसको लिखवाया और जब अच्छी कॉपी लिखने लगा जब हो रहा है, तब मैं पूछा कि टाइम में आपको एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, तो उसने बताया था रियली मात्रा करना। अब मान लो श्री लिखना है और हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, आप देख लो ना, आपको 2-3 स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा श्री में, दैट इज इट। तो उन बच्चों को ज्यादा लिखना पड़ता है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करना होगा कि मेरे, अब देखो यूपीएससी आपको अलग से नहीं देखिए, अमुक बधिर बच्चों को ज्यादा टाइम देती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। तो आपको वो 10 मिनट का मार्जिन, या आपको एक्स्ट्रा जो 100-200 वर्ड या स्टेप लिखने में या री लिखने में बढ़ेगा, आपको मेंटली रेडी रखना पड़ेगा, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे अगर जगह बनानी है तो मुझे, वो सभी लोग 4000 वर्ड लिखेंगे 3 घंटे में, मुझे 4300 वर्ड लिखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा।
ठीक है, 5 ऐसी बड़ी कमियां या 5 बड़ी ऐसी मिस्टेक्स जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता है, आप अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में देखा है तो आप बताएं। जी, आपने ऐसी बहुत 5 बड़ी अच्छा। कमी क्या है? मैं देखिए, हर यूपीएससी एस्पिरेंट तो नहीं करता, कुछ बच्चों को बाय गॉड ग्रेस अच्छा सर्कल मिल जाता है या अच्छे मम्मी पापा का उनका माहौल होता है, तो हर बच्चा नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो पहला ये होता है कि शुरू में जोश बहुत रहता है और किसी की बात सुनते नहीं है। 2-3 साल तो अपना वैसे ही, पहला ही अटेम्प्ट है, दूसरा ही अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, घर वाले से उतना प्रेशर नहीं होता, और माँ बाप के पास पैसा हो चाहे ना, कहीं से भी दे तो उनको लगता है कि ये मनी बड़े आसानी से आ रहा है, वो समझ नहीं पाते। फिर 2 बार जब फेल नहीं हो तब उनको याद आता है, या उस पहला तो ये हो गया। दूसरा का होता है राइट चॉइस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर फाउंडेशन कर रहे हैं, राइट चॉइस ऑफ मेंटर ये नहीं होता, राइट रिसोर्सेज का नहीं सिलेक्शन, मतलब रिसोर्स चाहे कोचिंग का रिसोर्स हो चाहे मेटेरियल का रिसोर्स हो। तीसरा का ये होता है कि एक होता है कि जो लैक ऑफ क्लैरिटी होता है, एक लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं यूपीएससी 2 साल से कर क्यों रहा हूँ, या करने अगले साल जा रहा हूँ तो क्या करना है। उनको लगता है कि देखा देखी आ जाते हैं कि अरे वो बन गया, या ये टॉपर सुन लिया, और ये या देख लिया कि इसके पापा खेत में काम करते थे और ये बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ये नहीं जाने कि वो ठीक है, उसके पापा खेत में काम करते थे, गरीब थे, छप्पर में रहते थे, लेकिन उस स्टूडेंट की मेंटल स्टेटस कैसा था, उसका हो सकता घर में ऐसा कोई नहीं रहा, लेकिन एक फ्रेंड अच्छा रहे होंगे, या उनका एक अच्छा मेंटर रहा होगा, एक अच्छा गाइड रहा होगा, वेरियस आयाम। तो सिर्फ एक आयाम को देख करके उनको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता कि क्यों मैं मतलब क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, राइट। तीसरी ये अगर आता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द वे दैट यू प्रिपरेशन करने की क्लैरिटी ना, पढ़े जा रहे लक्ष्मीकांत, फिर उसी को रिवाइज कर रहे हैं, फिर स्पेक्ट्रम, फिर लक्ष्मीकांत, फिर स्पेक्ट्रम, फिर लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी आते आते और एथिक्स आते आते तो आपका साल एक अटेम्प्ट हो जाता है। पहली बार एथिक्स, अब देखिएगा कमेंट बच्चे कर देंगे, अब कर देना आप लोग, पहली बार एथिक्स पढ़ने में मोस्ट ऑफ देम पहला अटेम्प्ट निकल चुका होता है, या एकदम जस्ट बिल्कुल प्रीलिम्स आने वाला है तो उससे प्रीलिम्स स्टार्ट होने की तैयारी जनवरी फरवरी से पहले जल्दी जल्दी में एथिक्स पढ़ लिया, राइट। तो एक लैक ऑफ प्रॉपर प्लान, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द की सिलेबस क्या है, टोटल टेक्निकलिटीज, क्लैरिटी इन प्रिपरेशन वो नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव क्या, किधर जा रहा हूँ, कितना कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, टाइम कैसे बचाना है, आंसर राइटिंग कब करना है, मेंस ऑप्शन कैसे करना है, फिर करना है तो उसका एनालिसिस कब करना है, पीवाईक्यू कब एनालिसिस करना है, सिलेबस और पीवाईक्यू में ट्रेंड कैसे करें, फिर अपना एक बेहतर नोट्स कैसे बनाए, टॉपर कैसे पास हुए, वो सब ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम है। ये चौथा प्रॉब्लम है। पांचवा प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ पढ़ाई हो गया, सब पढ़ लिया, हाउ टू कम्पीट द एग्जामिनेशन। यूपीएससी हाल में 2 घंटे में कहीं डिमोलिश हो जाऊंगा नया ट्रेंड देकर के। अगर प्रीलिम्स की बात करें, 2023 का प्रीलिम्स आया, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट डिमोलिश हो गए। सीसैट में पता चला कि हमने बीटेक किया हुआ फलाने आईआईटी इंस्टीट्यूट से, लेकिन आई फेल एग्जामिनेशन, राइट। मेंस एग्जाम में आपको जो यहाँ घर पे बिना प्रेशर के तो आप बहुत अच्छा लिखते थे, राइट, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो यू आर अनेबल टू ब्रिंग योर थॉट मेन एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम से अपना थॉट नहीं बिल्डअप कर पाए और एक क्वालिटी आंसर नहीं दे पाए। तो हाउ टू कम्पीट द एग्जामिनेशन, या तो आपको अच्छा मेंटर नहीं मिला और ना उसने उतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई, आप डायरेक्ट प्रीलिम्स क्रैक किए और मेंस पहुंच गए और मेंस से बाहर हो गए। और ये आपका एक बार अगर इस रॉन्ग साइकिल में एंटर किया आपने, तो कई अटेम्प्ट सिर्फ प्री क्रैक करने में और मेंस लिख करके बाहर होने में बाहर हो जाता है। बिल्कुल सही, ये 5 बड़े मिस्टेक्स हैं। कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताना, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा वो कमेंट कर देना। मैं वही क्वेश्चन टीचर टॉपर से पूछ रहा हूँ जो आपके डाउट आते हैं, तो कुछ भी अगर छूट रहा होगा तो कमेंट कर देना। 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद या 3-4 भी अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद भी लगता है एस्पिरेंट को हमें एक प्रयास और करना चाहिए। जी, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं, क्या किसी पॉइंट पे एक एस्पिरेंट को अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए? वो कौन सा पॉइंट है? तीसरे अटेम्प्ट के बाद, चौथे अटेम्प्ट के बाद? खैर ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, उनका पर्सनल सिचुएशन देख के वो अपना काम कर रहे होंगे। कोई हो सकता है इंटरव्यू तक पहुंच रहा होगा तो सोचा होगा कि एक अटेम्प्ट और, लेकिन आपको लगता है कि यार 4 अटेम्प्ट के बाद हमें लिमिट लगा देनी चाहिए, अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, 5 अटेम्प्ट के बाद अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। कैसे एस्पिरेंट को छोड़ देनी चाहिए और कैसे एस्पिरेंट को आगे लेके चलना चाहिए? देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव है, हर स्टूडेंट का कहाँ पे रहता है, किस बैकग्राउंड से पला बड़ा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रीम में करना क्या चाहता है, वो उसका लाइफ का ड्रीम क्या है, या सिविल सर्वेंट ही बनने का उसका ड्रीम बचपन से बना रखा था और पहले बार किसी गलती एक दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं रह गया, नहीं हुआ, किसी भी जो भी मिस्टेक हो गई, तो अपने आप को करेक्ट करने का सबको अधिकार है। 3rd 4th अगर मौका मिल रहा, फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट कर रही है, आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, तो आप जा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे काफी बच्चों को मैंने देखा, तो वो छोड़ देते हैं और जाके पहले वो काम करके फिर आते हैं, जब तक उनका लास्ट के 1-2 साल बचा रहता है। वो क्रैक किया, मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे
राइट। तो एक दूसरा ये, तीसरा का सिनारियो ये है कि आप हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स से जा रहे थे और आपको उस समय कोई गाइडलाइन नहीं था। एक संपूर्ण कोचिंग कर लिया था आपने, एक फाउंडेशन कोर्स कर लिया था, 2-3 साल लगाए, एक दो बार शुरू में, जैसे मान लो एक हमारे टॉपर थे आईपीएस है, बिहार कैडर में पोस्टेड है, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड, आईआईटी पास, तमाम चीजें, पहले इंटरव्यू, दूसरे अटेम्प्ट में उनका मेंस में बाहर, तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से बाहर, उनका 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस बने वो। तो आप देखो इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। एक होता है कि शुरू में गलती की है और फिर चौथे में जाके लगा के दिमाग खुला कि वो नाउ ये ऑब्जेक्टिव है, ये डिमांड है यूपीएससी की। अब मुझे पता चला, अब एक बार और देख लेता हूँ, 5 बार देख लेता हूँ, राइट। वो स्टूडेंट एक अलग है, एक स्टूडेंट है कि बहुत ब्रिलियंट बैकग्राउंड, आईआईटी, तमाम अच्छे, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल, एंड पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू, दूसरे में मेंस, तीसरे अटेम्प्ट में पीटी से बाहर, चौथा अटेम्प्ट फिर वो तमाम उसके साथ डिप्रेशन हो गया, हो जाएगा कि भाई वहाँ मतलब आप अर्श से फर्श पे आ, जमीन पे आ गए। फिर सोचा अगली बार दिया, अगली बार पीटी नहीं होता, चौथे अटेम्प्ट में। तो अब सोच रहा कि मेरे दोस्त सब आईआईटी वेन थे और तमाम बड़े बड़े कंपनियों में जाओ, बड़ा पैकेज हो गया, 1 लाख से चालू किया था, वो 4 लाख पे चले गए, उनकी फैमिली, शादियां हो रही हैं, यूएस में घूम रहे हैं, बड़े बड़े देशों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाइट्स जा रहे हैं। तो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन फिर उसने कहीं सोचा कि किसी से सजेशन लेते हैं, सीनियर सजेशन लेते हैं, या जो सेलेक्ट हो गए किसी आईएएस ऑफिसर से बात करते हैं, राइट, जो रिसेंटली सिलेक्टेड लबास्ता में कोई गया है, अभी दिल्ली में आया, उससे मिलते हैं, उसने कुछ आपको कुछ ट्रिक बताया, एक अच्छा मेंटर मिला, एक्सपीरियंस होल्डर, उसने बताया कि देखो आपके तो बहुत अच्छे हो और आपके ये हो सकता है, आप तो बहुत बढ़िया चल रहा मामला आपका रेडी है, आप एग्जामिनेशन में सिली छोटी छोटी मिस्टेक भी है, मेंस एग्जामिनेशन में आप ये सुधारो, आप ऐसे सुधार लो, आपका जीएस3 में आपका नंबर कम आ रहा है, जीएस एथिक्स का आंसर आपका मैं मंगा के कहीं दिखाया कि सर एथिक्स में मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं, दिखाया कि भाई एथिकल आंसर लिखते नहीं, आप जीएस लिखते हो, या आपको डीपनेस ऑफ थॉट नहीं एथिक्स के आंसर में, एथिक्स के आंसर में आपका कैरेक्टर झलकता है, राइट, डीपनेस ऑफ थॉट दिखता है कि कितनी दूर तक कनेक्ट करे, जो ऐसे में ऑलमोस्ट वैसे ही है, राइट ना, वहाँ 150 वर्ड लिखना होता है, बट आपको डीपनेस ऑफ थॉट दिखता है कि कितना अच्छा एंसेंट एग्जांपल या कितना बेहतरीन एग्जांपल से आपका एथिकल थॉट को आप कनेक्ट करके दिखा रहे हैं कि उसका ये वायलेशन हो, राइट ना। तो वहां पर दिख रहा है कि भाई ये जनरल आंसर लिखा हुआ है, इसमें नंबर नहीं मिला, ऐसे में नंबर नहीं मिला। तो एनालिसिस किया, अपने किसी सीनियर को दिखाया, क्वालिटी सिलेक्टेड स्टूडेंट को दिखाया, एस्पिरेंट को दिखाया, और वहां से लगा कि नहीं मैं ये गलती सुधार लूं तो मेरा बन सकता है, एक अटेम्प्ट दीजिए। आपके पास लगता है कि नहीं मेरे रास्ते ब्लॉक हो गए, सारे टीचर मेंटर सर ने बोल दिया कि मुश्किल है थोड़ा सा, आप तो अपना जो स्किल हो जाए, आपकी जो स्किल है उस पर अपने अल्टरनेट ऑप्शन देख सकते हैं आप। ओके, यूपीएससी की चाम को आप कैसे देखते हैं कि जब वो पोस्ट मिलती है? जी, कोई दोस्त वगैरह अभी आपका वैसा है जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, और जब मैं कभी, आपके अंदर मलाल है? मुझे थोड़ी भी मलाल नहीं है, थोड़ा भी नहीं। जिस दिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल मैं देखा और मैं बैठ के वेट कर रहा था, 11 बजे का टाइम था, ठंडी का दिन था, छत पे धूप में बैठ के चाय पी रहा था, वेट कर रहा था, और तो मुझे 1 सेकंड का मलाल इसलिए नहीं हुआ कि जब मैं लास्ट मेन दे रहा था, आई डिड माई एवरीथिंग, जो भी मेरी कैपेसिटी थी, हालांकि ऑप्शनल चेंज किया था और पहली बार ऑप्शन से गलती हो, मेरा रॉन्ग स्ट्रेटजी था, वो भले मैं मेंटर था, उस समय 7 साल मेरे पढ़ाई चुका था, मैं उसी सेम फील्ड में, सेम कोचिंग में, सबको सजेस्ट करता हूँ, लेकिन खुद ही गलती हो जाती है कभी कभी, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर फॉलेबल। तो मुझे इतना भी मलाल नहीं था, क्योंकि मैंने अपने तरफ से जो 100% होता है अपने मैं कर सकता था वो किया था। तो मुझे एकदम क्लियर हुआ कि मैंने कोई कमी नहीं करी, गलती नहीं करी थ्रू आउट द 7 ईयर के अपने लाइफ में, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी दिल्ली में स्टे करने का, सर्वाइव करने को उतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थे, उसको अरेंज करना, और दिल्ली में सिर्फ सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर अब यूपीएससी तो बाद में सोचने का मौका मिला कि हम भी कुछ कर सकते, पैसे इकट्ठे हो गए तो कुछ कर सकते हैं, राइट। आज सर बहुत हो गया पैसा बहुत नहीं हो गया, बट देखिए ना, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जानते, मनी विल कम एंड विल गो। बड़े बड़े बादशाह चले गए, उनके घर वाले लोग आज रिक्शा चला रहे हैं, अपने ही देश की हिस्ट्री, कहीं जाना नहीं है। जब हमारे बच्चे बैठे होते किसी काम के लिए या कहीं बात होती है, और वहां से सुबह सुबह ईद के दिन आता है कि सर ईद मुबारक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, एक आईएएस ऑफिसर बोलता है, वो कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पे है या मुख्यमंत्री के काफी क्लोज हो चुका है, काम करते उस पर्टिकुलर स्टेट में, और जो उसका आता है मैसेज, या कभी हम फोन करते हैं तो बड़े तहजीब के साथ इकट्ठा फोन उठाया जाता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सर मैं ऑफिस में शाम को बात करूंगा पक्का। तो वो फील होता है कि जो मैंने, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी देश की कमाई है, ये मैंने कमाया है, ये मेरे सेटिस्फेक्शन, ये मेरा मनी है। स्टूडेंट के अंदर एक फियर भी डेवलप होता रहा है 2-3 अटेम्प्ट के बाद कि भले वो सीरियस हैं, करना चाह रहे हैं, या पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए, मतलब 3-4 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर एक फियर आ रहा है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या, उसके बाद का प्लान बी, प्लान सी, राइट, तमाम चीजें हैं, तो कैसे करूंगा, या फिर घर वापस जाऊंगा, तो दिल्ली अगर आए तो वापस जाऊंगा 6 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद, तो क्या मुंह दिखाऊंगा, राइट ना। तो उनके एक मन में है फियर ऑफ फेल्योर, और उसके बाद की लाइफ। तो जैसे मैं ही बैठा हूँ,
मैं यूपीएससी तो क्रैक नहीं किया, बट आज क्रैक करवा रहा हूँ। हर साल 1-2 आईपीएस आईएएस बन रहे हैं एटलीस्ट। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने रियल पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करना है। एटलीस्ट 3 साल जब आपने यूपीएससी तैयारी कर लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, एनवायरमेंट पढ़ लिया, गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी पढ़ लिया, आईआर पढ़ लिया आपने, तो आप अपने को रियलाइज करो कि आप कहाँ पर हो। ठीक है ना। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं एक छोटा सा मंत्रा देता हूँ, जो हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ सर, मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, आप सोचते हो कि मैं साल भर में अगले साल ये कर दूंगा, आप जोड़ते हो, डेली मार्क्स जोड़ते रहते हैं बैच के बच्चे, जीएस 1 में इतना, जीएस 2 में इतना, जीएस 3 में इतना स्कोर कर दूंगा, ऐसे में इतना स्कोर कर दूंगा, आप जोड़ते हो। ये क्यों काम करते भाई आप? लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए किया क्या? आपको मैं एक मंत्रा देता हूँ। आप आज का शेड्यूल है, स्टूडेंट का 3 स्लॉट होता है जनरली, नहीं तो 4 स्लॉट होता है पढ़ने का। एक सुबह जब बैठता है पढ़ने तो लंच से पहले कुछ पढ़ाई करता है, फिर लंच के बाद जो शाम तक चाय से पहले की पढ़ाई करता है, और उसके बाद 1-2 घंटा और पढ़ता है, फिर डिनर करके सो जाता है। या जो रात में पढ़ता है इसका उल्टा चलता है, उसी तरह 3-4 स्लॉट होता है। आप संडे मंडे जो डेज हैं 6 में, उसको कैलेंडर बना दो, और एक दिन को संडे, आज मंडे मान लो, तो आज के 3 स्लॉट डिवाइड कर दो। पहला स्लॉट तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो भी इश्यूज है, आप बस इतना प्रण करके बैठो, आप मतलब अपने से वादा करके बैठो कि अगला जो 3 घंटे मैं सुबह बैठ रहा हूँ लंच से पहले का टाइम, मैं भले इतना जो टारगेट है कवर करूं चाहे ना करूं, मैं ये 3 घंटे कंसंट्रेट होकर सिर्फ पढ़ाई के लिए बात करूंगा। जो चैप्टर आज मान लो कि आज आप फंडामेंटल राइट पढ़ने बैठे हो, तो 3 घंटे में तो फिनिश नहीं होता है, लेकिन 3 घंटे मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट की पढ़ाई करूंगा, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, यूट्यूब करके शॉर्ट्स और तमाम टॉपर स्टडी से बचने की कोशिश करूंगा। जो भी मुझे देखना वो 3 घंटे बाद देखूंगा। तो आप उसको ऐसे टिक मार दीजिए। आप एक दिन में 3 स्लॉट किया तो 6 दिन में मान लो मंडे टू सैटरडे के 18 स्लॉट हुए ना। आप ये देखो कि ये पहला स्लॉट, आज का डे का पहला स्लॉट विन किया कि नहीं किया। पढ़ते उठते वहीं देखो कि आपने जो पढ़ा, फोकस पढ़ाई किया, अटेंशन रखा, 3 घंटे पढ़ाई किया आपने, वो फोकस पढ़ाई किया, भले फंडामेंटल राइट का चैप्टर का डिजायर्ड नंबर ऑफ पेजेस खत्म हुआ तो नहीं हुआ, टिक मार दो। फिर लंच के बाद आओ और ये सोच के बैठो कि बस 2 ही घंटा तो बैठना, मुझे 2 ही घंटे तो कंसंट्रेट करना अपने लाइफ के लिए। कंसंट्रेट करके देखते हैं, और अगर विन कर लिया तो टिक सही मारो, नहीं तो गलत मारो। और फिर आज जब शाम को जब घर जा रहे हो, पढ़ के सोने जा रहे हो, बेड पे जा रहे हो, तो देखो मेरे 3 स्लॉट थे आज पढ़ाई करने के, मैं तीनों स्लॉट विन किया कि नहीं किया। इसी तरह 6 दिन में देखोगे आप, तो आप फिर जब विन नहीं किया था, आप सोचो कि मैं बीच में कहाँ आधे घंटे के लिए भटक गया था, किस मोबाइल स्ट्रेटजी या तमाम चीजों में भटक गया था, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ने वाला काम नहीं किया, समझने वाला काम नहीं किया। तो आप खुद ही आपको गलती दिख जाए कि मैं ना, अगर 18 स्लॉट थे 6 दिन में, एक वीक में 18 स्लॉट आते हैं, और 18 स्लॉट में आपने 12 स्लॉट जीते हैं और 6 स्लॉट हारे हैं, आपने कट कर दीजिए ना, उसको हार मान लीजिए। तो आप देखो कि ये 6 स्लॉट में क्यों गलती किया। डेली देखो ना कि 1 स्लॉट सही किया और 2 स्लॉट हारा, या तीनों स्लॉट अच्छा किया, तो आप देखो कि क्यों अच्छा किया और क्यों बुरा किया। डेली भाई हर 3 घंटे में अपने आप चेक करो ना, और उसमें सिर्फ थिंक करना, 15 सेकंड सोचना है बस। ऐसा नहीं कि पूरा बैठ के एनालिसिस स्ट्रेटजी बनाना, कहीं सेमिनार अटेंड करना। आप खुद आपकी गलती सुधर जाएगी कि आप ना टाइमली कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे हैं, आप पढ़ाई आपकी पूरी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्यों डिप्रेशन और तब आता है, आपको डिमोटिवेशन तब आता है जब आप रेगुलर नहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपका कोर्स करिकुलम सही नहीं चल रहा होता। भले कोई टॉपर कुछ का है, लेकिन आप कोर्स करिकुलम सही से नहीं चल रहा होता ना, आप सही से समझ नहीं पा रहे होते, क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता, अच्छा पढ़ के समझ नहीं होते हैं, अच्छे नोट्स, और अच्छा नोट्स तभी नहीं बना पाते जब आपकी समझ अच्छी नहीं होती, कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर नहीं होता, टाइमली कोर्स करिकुलम नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कोर्स नहीं करते हो, तो वहां पे जब इशू आता है, तो ये इशू जब आता है, तो ये चीजें इतना पाइल अप हो जाती है, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद, 2-3 प्रीलिम्स या मेंस ना होने के बाद, कि आप डिप्रेशन, तमाम तरह के डिमोटिवेशन चले आते हो। आप हर यूनिट को सही करो। सुबह की यूनिट वाला सब, मतलब पहला 3 घंटा सही किया, अगला 2-3 घंटा सही किया, फिर रात वाले 3 घंटे को सही करो, और खुद से जिम्मेदारी से खुद देखो, किसी दूसरे के पास क्यों जा रहा हो। देखो कि ये 3 मेरे स्लॉट था, तीनों में सही किया कि नहीं किया, अच्छे से फोकस अटेंशन मैंने पढ़ाई किया कि नहीं किया, आप खुद से चेक करो ना, और फिर कसम खाओ अगले दिन की भैया नेक्स्ट डे मुझे तीनों स्लॉट जीतने की हर कोशिश करूंगा। आप अपना 100% दीजिए, मेंस पे तैयारी तगड़े से कीजिए, ताकि आपका नंबर और अच्छा ही रहे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी तरह का क्वेरी हो, सर से कनेक्ट करना है तो नीचे नंबर है, लिंक है, वहाँ से जाके सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी टीम आपसे सीधे कट टू कट बात कर लेगी, कोई भी डाउट होगा उनसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।